आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज पंजाब से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस ब्रीफिंग कर मोदी सरकार पर दो बड़े मुद्दों को लेकर सीधा हमला बोला। पहला, मनरेगा में फंड कटौती और श्रमिकों की बकाया भुगतान का मामला, और दूसरा, नेशनल हेरल्ड केस को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताने का दावा। ये प्रेस ब्रीफिंग 20 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आर्थिक बदइंतजामी, संस्थाओं की दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज दबाने के गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस ब्रीफिंग में सुप्रिया श्रीनेत ने सबसे पहले मनरेगा का मुद्दा उठाया, जिसे कांग्रेस अक्सर अपने प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में गिनाती रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का मकसद ग्रामीण भारत के गरीब मजदूरों को 100 दिन का रोजगार और आर्थिक सुरक्षा देना था, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों ने इसे कमजोर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों से मनरेगा के बजट में लगातार कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लाखों मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही। पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में बकाया भुगतान महीनों से अटका हुआ है और गरीबों को मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुप्रिया ने यह भी कहा, हो सकता है कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से हकीकत छिपा रही है। जमीन पर काम रुक गए हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स को काम नहीं मिल रहा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों की जीवन रेखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जानबूझकर इस योजना का बजट घटाया, पेमेंट में देरी की और अब प्रचार कर रही है कि स्कीम फेल है, जबकि असल में फेल सरकार की नीयत है। उनका कहना था कि पंजाब और अन्य राज्यों के किसान मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ खेती की लागत बढ़ी, दूसरी तरफ मनरेगा की मजदूरी अटकी हुई है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और केंद्र सरकार केवल इवेंट और इमेज मैनेजमेंट में जुटी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नेशनल हेरल्ड सिर्फ एक कंपनी नहीं, आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ है। इस आवाज़ को खामोश करने के लिए सरकार ने ईडी और सीबीआई को मोहरा बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली मंशा आर्थिक जांच नहीं, बल्कि गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व की छवि पर कीचड़ उछालना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार के पास इतने सबूत हैं, तो वो अदालत में जल्दी से जल्दी मुकदमा पूरा क्यों नहीं करवाएगी? क्या मकसद सिर्फ टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल है? पंजाब से बोलते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये धरती शहीदों और अन्नदाताओं की है और कांग्रेस यहाँ से एक साफ संदेश देना चाहती है कि हम किसान और मजदूर के साथ खड़े हैं, चाहे दिल्ली की सत्ता कोई भी हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा हो, किसान आंदोलन हो या नेशनल हेरल्ड, हर मुद्दे पर सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता बचाना है, जनता को राहत देना नहीं। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में सुप्रिया श्रीनेत ने मनरेगा और नेशनल हेरल्ड दोनों मुद्दों को जोड़ते हुए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मोदी सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है और गरीब किसान को नजरअंदाज कर रही है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से इस पर क्या काउंटर प्रतिक्रिया आती है और आने वाले चुनावों में ये मुद्दे जमीन पर कितना असर डालते हैं। डिले होने के कारण, क्योंकि तुम पता कि फ्लाइट्स ਤੇ ट्रेन बहुत कैंसल हो गई सो इस करके ट्रेन 10 वजे चली तो फिर ਅਸੀਂ डायरेक्टली मार्निंग ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰਿया श्रीनेत जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ जिस काम वास्ते आए ने मनरेगा ਦੇ ਉੱਤੇ जिस प्रकार की राजनीति हो रही है ਉਹਦੇ बारे विस्तार पूर्वक थोड़े नाल सुप्रिया जी चर्चा करेंगे। लेकिन बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ब्रीफ दो गल्लां कहनियां चाहुंदा कि ये सरासर देश के गरीबां नाल अन्याय ते धक्का है। क्योंकि किसी समय देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर की सी देश की पार्लियामेंट दे विच, और क्या सीगा कि कांग्रेस की विफलताओं का ये एक मैं पुलंदा है जिसको मैं ऐसे रखूंगा। तो उन्होंने जिहड़ी नीयत सीगी वो बिल्कुल सानू हुण साफ हो गई है। मनरेगा का नाम बदलता उहदे ते मैडम थोड़े नाल दसणगे कि किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम बदल के नाम च भी सियासीकरण ते जानबूझ के लोगों को भंबल भूसा पाया जा रहा है। और वड्डी गल यह है कि मनरेगा के लोगों को बिल्कुल दिहाड़ी नहीं मिलती नीचे। अज पंजाब के लोग, मैं केवल पंजाब की गल करनी चाहना है कि पंजाब के लोग जिहड़े ने गरीब वो दिहाड़ी तो तरस रहे, उदों इस करके तरस रहे ने कि 10% जिहड़ा साडा कम है स्टेट गवर्नमेंट का 10% ये हिस्सा पाउंदी है ते 90% सेंटर पाउंदी है। बहुत सारिया साडियां पेमेंट इस करके भी डिले हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार स्टेट सरकारां 10% शेयर भी नहीं पाउंदियां
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਰਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ 346 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ 346 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 500 ਕਰਾਂਗੇ। 125 दिन देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं लुधियाना की गल करा, वो 125 दिन जान के बेवकूफ बनाने देते। 125 दिन कि हमने तो भाई दिन बढ़ा दिए हैं, नाल दिहाड़ी बढ़ा दी है, काम ही नहीं मिलना। हुण सानू 100 दिन का रोजगार इन्हां लोगों ने देना सी ते 346 रुपए दिहाड़ी सी। उदाहरण, मैं लुधियाने का MP है। 1,21,123 परिवार रजिस्टर्ड ने मनरेगा दे विच। 1,21,123 जिहड़ी मेरे को डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, आ रिपोर्ट है DC लुधियाना की। इहदे विच उस तो बाद इंप्लॉयमेंट मिलिया, ऑफर्ड होया केवल 51,488 परिवारां नूं। रजिस्टर्ड 1,21,123, इंप्लॉयमेंट मिल रहा 51,488 परिवारां ते 100 दिन का काम मिलिया सिर्फ 12 परिवारां नूं, जो कि 1% तो भी घट आ। बिल्कुल प्रूफ है। हालात तो ये मनरेगा ने। सो मेरे कहण दा भाव यह है कि बहुत माड़े हालात ने और दोनों सरकारां, आदरणीय मोदी साहब की सरकार, क्योंकि उन्होंने तो आपकी मंशा पहले ही जाहिर करती सी गरीबों के प्रति, ते भगवंत मान साहब की सरकार, मुख्यमंत्री साहब ने जरूर कहता कि मैं स्पेशल सैशन बुला रहे हैं। ओ भाई, ये सैशन तो तुसी बुला रहे हो, ये भी नाल प्रोविजन करके लियाओ कि 40% तुसी उन्हां गरीबां दे लई अपना हिस्सा पाओगे, ते जे नहीं पाओगे तो केंद्र के खिलाफ तुसी की एक्शन ले रहे हो और की लड़ाई लड़ रहे हो, इहदे ते भी विस्तार पूर्वक दस्सिओ। क्योंकि 10% तो तुसी पा नहीं रहे सी, ते हुण 40 कित्थों पाओगे? आ हालात थोड़े लुधियाने दे है कि 1% लोकां नूं तुहाडी सरकार ते तुहाडे डिप्टी कमिश्नर काम दे रहे हैं, ते पंजाब दे गरीब जाएगा कित्थे? इहदे ते जरा पूर्ण तैयारी करके लियाओ। केवल बेवकूफ ना बनाओ कि असी स्पेशल सैशन बुला लिया है। उधर नरेंद्र मोदी जी कह रहे असी दिन बढ़ा रहे हैं। सो मैं ज़्यादा ब्रीफ च ना जाता होया मैं बेनती करांगा, क्योंकि जिहड़ा ब्रीफ सारा किद्दां किद्दां ये घटनाक्रम होया ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। मैं बेनती करांगा कि सुप्रिया जी अपनी ਇਹਦੇ ਤੇ मनरेगा ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद PCC अध्यक्ष राजा बराड़ जी। यहाँ पर आए हुए सारे मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, ट्रेन की देरी से आने में देर हुई और आप लोगों को असुविधा के लिए मैं ज़रूर माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो इस देश की सदन ने देखा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी सरकार को आखिरी 2 दिन में करते हुए, वो शर्मनाक है। मुझे वो दिन याद है और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, क्योंकि आप लोगों का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस लंबा रहा है। मुझे याद है 23 अगस्त 2005 यूपीए की सरकार, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सब दलों ने मिलकर, जिसमें बीजेपी ने भी साथ दिया था, मनरेगा का बिल पास हुआ और इस बिल ने पहली बार इस देश में काम के अधिकार की गारंटी दी, कानूनी गारंटी। यह दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम थी जहां पर सरकार काम की गारंटी दे रही थी और बड़े बड़े स्लोगन्स इसमें थे, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। और जब यह बिल पास हुआ तो मुझे आज भी याद है, मैं पत्रकार थी, टीवी पर मैंने देखा कि कैसे रोजगार जिंदाबाद के नारे हर तरफ से लग रहे थे। उस दिन 23 अगस्त 2005 को इस देश के संसद ने
इस देश के लोगों के लिए इतना बड़ा अधिकार दिया और उसकी कानूनी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इस स्कीम ने क्या किया? इसने गांव देहात ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी। लेबर को पहली बार बार्गेनिंग पावर मिला। जो 40-50 रुपए में मजदूरी करने को मजबूर होते थे, मनरेगा ने एक सीलिंग लगाई कि इससे कम पर अब मजदूरी नहीं हो सकती है। लेबर को बार्गेनिंग पावर मिली, उसको सम्मान मिला, ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली। ग्रामीण इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में एक जबरदस्त अपसर्ज आया। ग्रामीण इलाकों में 14% लोगों की आय बढ़ी, 26% गरीबी कम हुई। और जब कोरोना काल आया तो यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जब करोड़ों मजदूरों को चिलचिलाती हुई गर्मी में एक सनकी सरकार और तुगलकी फरमान से जारी नरेंद्र मोदी पैदल चला रहे थे, जब वो गांव देहात जा रहे थे, यही मनरेगा संजीवनी बन के खड़ा हुआ। जो ग्रामीण इकोनॉमी थी वो तो फिर भी संभली रही, जो शहरी इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और हमारा जीडीपी, अगर आपको याद हो, -24 हो गया था। और मनरेगा की सबसे कमाल की बात है कि 50% काम मनरेगा में औसतन हर राज्य में महिलाओं को मिला। ऐसी कोई स्कीम दुनिया में नहीं चलती है, इतनी बड़ी स्कीम जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल के रख दी। प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कहते थे ये कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा है। यह अलग बात है कि जब जब इस देश पर विपत्ति आई, मनरेगा चट्टान बन के खड़ा रहा। और मोदी जी ने भी इसमें पैसा डाला, डालने को मजबूर हुए, ना डालते तो रूरल इकोनॉमी बैठ जाती। लेकिन ये सब करने के बावजूद अब उन्होंने जो पाप किया है वो सोच से परे है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया है। क्या करना चाह रहे हैं ये? आपको क्या लगता है ये सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये स्कीम मनरेगा में जो कानून की गारंटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गारंटी है, उसको खत्म कर रही है। यह नया बिल विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। सिविल सोसाइटी से कोई चर्चा नहीं की गई, उसके बावजूद लाया गया। इस नए बिल में स्टेक होल्डर, जो प्रभावित लोग हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई, वैसे ही लाया गया जैसे 3 काले कानून लाए गए थे, बिना किसी से चर्चा किए, सनक के चलते। और वही सनक है जिसने 20 साल बाद एक इतना बढ़िया कानून जो इस देश को सशक्त बनाता है, उसको बदलने की कवायद की जा रही है। यह अलग बात है कि महात्मा गांधी से संघ का पुराना बैर है। इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को 3 गोलियों से मार डाला था। चौथी इन्होंने चलाई है महात्मा गांधी की वैचारिक सोच को खत्म करने की, इतनी बड़ी स्कीम से उनका नाम हटाने की। लेकिन शायद मोदी जी भूल जाते हैं कि इतिहास योजनाओं से, इमारतों से नहीं बनता है। इतिहास सीमेंट और चूने से नहीं बनता है, इतिहास इरादों से बनता है। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसने एक धोती पहनकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवा दिए, इस देश से निकाल बाहर किए। इतिहास उस आदमी से बनता है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा और सुभाष चंद्र बोस ने बापू कहा। इतिहास उस व्यक्ति से बनता है जो अहिंसा और सत्य का पुजारी था और जिसकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। आप महात्मा गांधी को एक योजना से निकाल सकते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम इस देश की तकदीर, इस देश की आत्मा से नहीं मिटा सकते। और उसका प्रमाण है कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपको गांधी की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर नमस्कार करना पड़ता है, क्योंकि उसी से आपको लेजिटिमेसी, उसी से आपको वैधता मिलती है। जब कोई बड़ा व्यक्ति, अभी पुतिन आए, उसके पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट आए थे, उनको आकर राजघाट पर जाकर शीश झुकाना पड़ता है, क्योंकि गांधी इस देश की आत्मा है, गांधी इस देश की नैतिक धुरी है। गांधी के आगे दुनिया शीश झुकाती है, आपको मजबूरन झुकाना पड़ता है। लेकिन समय मिलते ही आप गांधी के नाम को हटा देते हैं। तो क्या है ये विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जो गारंटी देने की बात की जा रही है? 92 बार गारंटी शब्द लिखा है इस बिल में। गारंटी एक नहीं है, गारंटी खत्म की जा रही है। 3 शब्दों में अगर बोलना चाहूं
तो ये जो नया बिल आया है जिसके थ्रू मोदी जी लोगों के हक मारना चाहते हैं, ये केंद्र सरकार को पावरफुल बनाना चाहता है, केंद्र का इंटरफेरेंस बढ़ाएगा, राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा खर्चे का, और मजदूरों से जो उनकी कानूनी गारंटी है वो लेकर उन पर शर्तें लाद देगा। मैं 5 पॉइंट में अपनी बात कहूंगी। मनरेगा क्या था और अब क्या हो रहा है। मनरेगा मांग पर आधारित स्कीम थी। मनरेगा की स्कीम के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को 5 किलोमीटर के अंतर्गत 100 दिन का काम देने की गारंटी थी, और इसका जो पैसा था उस पर अभी मैं चर्चा करूंगी, वो केंद्र सरकार से आता था। कोई भी व्यक्ति अगर काम चाहता उसको फॉर्म भरना होता और सरकार को काम देना होता और भुगतान करना होता, और अगर सरकार काम नहीं दे सकती थी तो इस कानून में यह गारंटी थी कि भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। यह मनरेगा था। इट वॉज अ डिमांड बेस्ड स्कीम। हिंदुस्तान का नागरिक जो गांव देहात में रहता था वो हक से काम मांग सकता था और सरकार को उसको 100 दिन का काम देना पड़ता था। अब क्या स्कीम है? अब ये जो लाए हैं विकसित भारत बीबीजी रामजी स्कीम, इस स्कीम में पहले से निर्धारित मापदंड है, पहले से फंड आवंटित हो जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं देगी। फंड खत्म, काम खत्म। मनरेगा में फंड अगर कम पड़ता था, रेज होती थी डिमांड, काम बढ़ रहा है, पैसा सरकार को रिलीज करना पड़ता था। और सच यह है क्योंकि इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, मनरेगा में लगातार काम बढ़ रहा था। तो नई स्कीम में पैसा खत्म, आवंटित, काम खत्म, और ये केंद्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम करना है। और नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो किन राज्यों को काम ज्यादा करने देंगे, किन से कम कराएंगे। बीजेपी की सरकारें काम ज्यादा करेंगी, गैर बीजेपी सरकारों को फंड भी कम आवंटित होगा, वो काम भी कम करेंगी। दूसरी बड़ी बात, मनरेगा में 100% मजदूरी का पैसा, 2 तरह के खर्चे होते हैं मनरेगा में। 100% मजदूरी का पैसा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन जो सामग्री और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का पैसा होता था, मान लीजिए कोई पुलिया बन रही है, जो मजदूरी का पैसा होगा, वेजेस होंगे, वो केंद्र सरकार से 100% आएगा, लेकिन जो पुलिया बनने में सामग्री आएगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होगा उसमें 25% एलोकेशन होता था। अब क्या इन्होंने कहा है कि अब पूरी स्कीम में 60-40, 60-40 के रेशियो में खर्चा होगा। 60% खर्चा केंद्र सरकार करेगी, 40% राज्य करेंगे। ये शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन मैं उदाहरण के साथ इसको जरूर बताना चाहती हूं। मान लीजिए पंजाब में 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम हुआ, 7,000 करोड़ रुपए इसमें मजदूरी और 3,000 करोड़ रुपए इसमें सामग्री आई, तो 7,000 करोड़ रुपए मनरेगा के अंतर्गत पूरा पैसा भुगतान केंद्र सरकार करती, और जो 3,000 करोड़ रुपए है उसका 75% केंद्र देता, 25% राज्य देता। तो केंद्र उसका मोटा मोटा 2,250 करोड़ देता और राज्य उसका 750 करोड़ देता। तो 10,000 करोड़ रुपए अगर मजदूर के लिए खर्चा हुए, कानून की गारंटी के तहत खर्चा हुए, तो राज्य के ऊपर बिल आता 750 करोड़ और केंद्र के ऊपर आता, जो मैंने आपको बताया, 7,000 प्लस 2,250 करोड़ मिला के 9,250 करोड़। अब इस नई स्कीम में अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा तो सीधे सीधे केंद्र देगा 6,000 करोड़ रुपए, जो केंद्र 9,250 करोड़ रुपए दे रहा था, और राज्य का बिल 750 करोड़ रुपए से बढ़कर तुरंत 4,000 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगा। 750 करोड़ के बजाय राज्य अब 4,000 करोड़ रुपए देगा, 430% इंक्रीज के साथ। ये कैसे हो सकता है? सारे सेस आप रखेंगे, सारे एडिशनल टैक्सेस आप रखेंगे, पेट्रोल डीजल पर एडिशनल और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं वो आप रखेंगे, और खर्चा राज्य करेंगे। राज्य खर्चा करेंगे, फोटो मोदी जी की छपेगी। ये कैसे हो सकता है? राज्यों का राजस्व, राज्यों का रेवेन्यू लिमिटेड होता है, ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन ये भी हो रहा है। तीसरी बड़ी चीज जो मनरेगा ने करी, मनरेगा ने लेबर को सम्मान दिया, बार्गेनिंग पावर दी, महिलाओं को हक दिया, कानूनी गारंटी दी, सब कुछ किया। मनरेगा ने एक और बहुत बड़ा काम किया।
मनरेगा ने जो हमारे लोकतंत्र की ग्रासरूट डेमोक्रेसी है, जो पहली कड़ी है, ग्राम सभाएं और पंचायतों को मजबूत किया। क्योंकि जो भी काम होता था वो ग्राम सभा और पंचायतों के थ्रू होता था। वो तय करते थे, क्योंकि उनको लोकल चीजों की ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा समझ थी। वो तय करते थे कौन सी स्कीम कैसे होगी, उनके थ्रू होता था। अब ये जो नया बिल लेकर आए हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें GIS टूल्स, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, केंद्र के डिजिटल नेटवर्क, ये सब अनिवार्य है। इसमें जियो टैगिंग होगी, इसमें AI ऑडिट होगा, इसमें डैशबोर्ड होगा, इसमें बायोमेट्रिक होगा। जो व्यक्ति एक दिन की दिहाड़ी करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, क्या वो AI, जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक ये सब कर पाएगा? अभी SIR चल रहा है ना देश के कितने जगहों पर, कितने लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, BLO पढ़े लिखे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर आपकी तकनीकी समझ उतनी नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। यह कहना चाह रही है मोदी सरकार। AI से भी लोगों को प्रताड़ित करना चाह रही है। एक और बहुत बड़ी चीज इसमें हो रही है, मनरेगा में पूरे साल आपको काम की आप डिमांड कर सकते थे। नए वाले कानून में सरकार खुद कह रही है कि 60 दिन अनिवार्य रूप से आपको कोई काम नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कृषि के मौसम पर यह आधारित है। अब सरकार तय करेगी कि मनरेगा का मजदूर या इस देश का मजदूर या इस देश का श्रमिक कहां काम करेगा। उसको चॉइस नहीं देंगे आप। वो सार्वजनिक काम करना चाहता है, वो पब्लिक यूटिलिटी वर्क करना चाहता है, वो सरकारी काम करना चाहता है। आप उसको जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि जाओ प्राइवेट सेक्टर में काम करो, जाओ प्राइवेट सेक्टर में दिहाड़ी करो। क्या सरकार चीप लेबर सप्लायर बन गई है? क्या हुआ उसकी चॉइस का? क्या हुआ एक मजदूर के सम्मान का? क्या हुआ उसकी डिग्निटी का? क्या हुआ उसकी आय का? 60 दिन का निलंबन अनिवार्य, ये सरकार कह रही है। अभी काम बंद है, आप लोग अपने हाथ सेकिए, जब काम शुरू होगा तो हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा जुमला इसमें जो फेंका गया, और प्रधान साहब ने उसके बारे में पंजाब के परिवेश में बहुत अच्छे से बताया और लुधियाना के बारे में भी बताया। मैं एक मोटा फिगर इंडिया के बारे में बता देती हूं। सदन में सांसदों से कहा गया, आप तो 100 दिन का काम देते थे, हम 125 दिन का देंगे। अब इन जुमले की असलियत समझिएगा। ये लोग जुमला वीर हैं, ये जुमले फेंकते हैं और हेडलाइन बनाते हैं। 125 दिन के काम देने की जो गारंटी कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड सुनिएगा ध्यान से। 2018-19 में जब 100 दिन के काम की गारंटी थी, तो एवरेज मनरेगा का काम 51 दिन 51 डेज का दिया गया। जो 2024-25 आते आते 51 से भी घटकर 42 डेज रह गया। यह सरकार ऑन एन एवरेज मनरेगा के अंतर्गत मात्र 42 दिन का काम दे पाई है, और ये 125 दिन के ख्वाब दिखा रहे हैं। तो इन लोगों से झूठा, इन लोगों से बड़ा जुमलेबाज शायद ही कोई हो। और अब मैं बात करना चाहती हूं जो मेरे लिए बहुत निजी विषय, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होगा। इनका कहना है हम प्रभु राम का नाम ला रहे हैं इसमें। प्रभु राम क्या है? प्रभु राम अंग्रेजी की एक योजना, रूरल आजीविका मिशन से निकला हुआ एक्रोनिम है। वो छोटे से एक लघु RAM 3 शब्दों को मिलाकर वो है? जी नहीं। प्रभु राम इस देश का स्वामी है, इस देश की मर्यादा है, इस देश की लोक आस्था का प्रतीक है। प्रभु राम धर्म का प्रतीक है, प्रभु राम आराध्य है, वो मर्यादा का प्रतीक है। उनको आप एक एक्रोनिम बनाना चाहते हैं। ये किस तरह से हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, कोई समझ पा रहा है यहां पर? और अगर भगवान राम की बात करनी है तो राम राज्य की भी बात होगी, क्योंकि राम राज्य तो कहता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। और उस राम राज्य में हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलता है, उसमें न्याय दिया जाता है, हक छीने नहीं जाते। आप तो गरीब और वंचित का हक छीन रहे हैं। और अब एक डेटा है, और ये मेरे लिए इसलिए निजी है क्योंकि भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मेरे लिए पूजनीय है। मेरे लिए प्रभु राम मेरी मर्यादा है, मेरी आस्था है। मेरे लिए प्रभु राम रोजगार का र, आजीविका का अ, मिशन का म बिल्कुल नहीं है। ये एक्रोनिम देने वाले ढोंगी हिंदू हैं, इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मनरेगा में कौन काम करता है?
मनरेगा में करीब करीब 20% काम करने वाले दलित है मजदूर। मनरेगा में करीब करीब 17.5% काम करने वाले लोग आदिवासी हैं और मनरेगा में करीब 38% काम करने वाले बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। अगर मनरेगा को जिस तरह से ये बंद कर रहे हैं, जिस तरह से काम की गारंटी छीन रहे हैं, ये किसके काम की गारंटी छीन रहे हैं, ये किसका हक छीन रहे हैं? ये फिर से सदियों से जो वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े लोग हैं, उनका हक, उनका सम्मान छीनने की बात कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो और चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो। और एक बार फिर से हर बार की तरह नरेंद्र मोदी की ये स्कीम भी गरीब विरोधी, भूमिहीन किसान विरोधी, लेबर विरोधी, महिला विरोधी और राज्य विरोधी है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर, देश के संघीय ढांचे के विरोध में खड़ी है। लेकिन इस बार, और ये मैं अंत कहूंगी इस बात को कहकर, इन्होंने तमाम कानूनों के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को कमजोर किया। 2004 से 2014 का समय था इस देश में, वो अधिकारों की क्रांति का समय था। इट वॉज द टाइम ऑफ द राइट्स रेवोल्यूशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, इस तरह के राइट्स आए। इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन को लगातार कमजोर किया। नई शिक्षा नीति से इन्होंने राइट टू एजुकेशन को कमजोर किया। अब ये मनरेगा पर प्रहार कर रहे हैं और अब अगला प्रहार ये इस देश के फूड सिक्योरिटी एक्ट पर करने जा रहे हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं वो पाप है। इस देश के गरीबों, इस देश के वंचितों का हक छीनना किसी भी सरकार के लिए पाप है। नरेंद्र मोदी ने इस बार गरीबों से, मजदूरों से वो गारंटी छीनी जो इस देश के संविधान ने, इस देश के कानून ने उनको दी थी और जिस पर हर दल ने 2005 में सहमति जताई थी। आपके सवालों का स्वागत है। सवाल अपने से। एक तरफ भगवान राम है तो दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। क्या आपको लग रहा है कि इनके ऊपर जो राजनीति है वो होनी चाहिए इनके नामों के ऊपर? आपके लिए भगवान राम क्या है? मेरे लिए भगवान राम मेरे आराध्य हैं। मेरे लिए भगवान राम मेरी आस्था है। मेरे लिए भगवान राम वो मर्यादा है जिसको मैं अपने जीवन में पालन करना चाहती हूँ। मेरे लिए भगवान राम पूजनीय है। वो मेरे मंदिर में रखी हुई मूर्ति नहीं है। मेरे लिए भगवान राम लोक आस्था ईश्वर है। इनके लिए भगवान राम रोजगार आजीविका मिशन का र, इसका अ, उसका म है। और मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रपिता से तो मोदी जी चिढ़ते हैं, मजबूरन उनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। इन्हीं की विचारधारा से तो प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। इतनी बड़ी जो स्कीम थी जिससे इतने करोड़ों लोगों का भला होता था, उससे गांधी का ही नाम हटाना था। क्यों हटाना था? हमारे भाइयों ने संसद में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, इसके खिलाफ बोले, लेकिन कहां है जमीर इस सरकार का? जिस गांधी के नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, उस गांधी को ही उस स्कीम से हटाना था। 90-10 की रेशो थी, लेकिन अब 60-40 कर दिया गया। यदि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और स्टेट गवर्नमेंट 40% नहीं देती, तो जो मजदूर है उनका क्या बनेगा? मैं वही तो कह रही हूं, कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स दे पाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट को जो आप एडिशनल एक्साइज, एडिशनल सेस से इकट्ठा कर रहे हो वो तो दे नहीं रहे हो, वो तो आप अपने पास रख रहे हो। ये तो रिवर्स डेवोल्यूशन हो रहा है। वाईवी रेड्डी की कमेटी ने बोला था जो टैक्स कलेक्शन है उसका X% स्टेट्स को जाना चाहिए, जो ज्यादा किया गया था। ये 1 मिनट से खत्म कर दो। ये तो रिवर्स आप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10,000 करोड़ के खर्चे पर जो स्टेट 750 करोड़ रुपए देती थी, अब वो 4,000 करोड़ देगी। उसके पास कहां से पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा। उसका सीधा प्रभाव मजदूर पर पड़ेगा। आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र के हक, ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी कैसे बैठने वाली है। एक एक करके लुधियाना में आई कैन ओनली हियर वन ऑफ यू डिसाइड अमंग्स योरसेल्फ हू टॉक। 40% मैडम किस आधार पे किया आपने स्टेट का भी ये आधार पे 60-40 कर रखा। मुझे नहीं पता क्या आधार है, सनक है। गांधी का नाम क्यों बदला गया? कोई आधार है गांधी का नाम बदलने का? सनक है। एक आदमी है जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य से उनकी सनक है। उनकी सनक थी लॉकडाउन लगा दो, उनकी सनक थी नोटबंदी कर दो, उनकी सनक थी लाखों करोड़ों मजदूरों को चला दो, ये भी सनक है। किस आधार पर गांधी का नाम बदला गया? किस आधार पर 60-40 किया गया? क्या कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा देखा गया कि राज्यों का राजस्व बढ़ रहा है? नहीं। ये सब कब होता? जब विचार विमर्श होता। पहले कैसे कानून आते थे? पहले कानून आते थे
आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते थे, आप सिविल सोसाइटी से करते थे, आप विपक्ष से चर्चा करते थे, और अगर उसके बाद भी संशय रहता था तो आप बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, सेलेक्ट कमिटीज के पास भेजते थे, जिससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसमें विशेषज्ञों को बुलाया जा सके, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। अब बिल कैसे पास हो रहे हैं? एक बिल जो करोड़ों मजदूरों की तकदीर तय करेगा, वो रात को 2 बजे हाथ उठा के पास हो रहा है। क्या आधार है इसका? इस पर हर इस देश के व्यक्ति को गुस्सा आना चाहिए। मुझे तरस आता है इनकी सोच में। अब एक पहले उन्होंने डिसाइड किया था, अब आप रुकिए। हाँ मैडम, आप एक तरफ मनरेगा की आप तरफदारी कर रही हैं, दूसरी तरफ अभी राजा बड़ेगी साहब ने मनरेगा का जो उदाहरण पेश किया कि सिर्फ 1% लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा था। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही ना। उन्होंने कहा कि कैसे नरेंद्र मोदी इसको कमजोर करते जा रहे थे। मैंने भी तो बताया कि 51 दिन 2018-19 में उसको रिड्यूस करके 42 दिन कर दिया। ये इनकी मंशा थी। अगर आज से 5 साल पहले की, आज मैं देख रही थी गिरिराज सिंह की एक ट्वीट जहां पर वो 40% की बात कर रहे थे, उन्होंने अब ये कर दिया है। ये असलियत है, ये मंशा थी। मंशा ये क्यों है? क्योंकि इनका हर कानून पूंजीपति के फेवर में, गरीब और मजदूर के विरोध में होता है। अगर ऐसा ना होता तो लाखों करोड़ों मजदूरों को सड़कों पे थोड़ी चलाते कोविड के दौरान। बिल तो पास हो गया है। आप डिसाइड कर लीजिए कौन पूछेगा। स्टेट बनाकर प्रपोजल भेजती थी, कितना काम कहां पर होना चाहिए, राइट्स मनरेगा ने स्टेट को दिए थे। अब वो ले लिए गए राइट्स। तो फिर स्टेट सेंटर गवर्नमेंट कहां पर नुकसान को कसूर हुआ नहीं? आप कहते हैं 40 डेज दिया या 1% दिया, तो स्टेट ने नुकसान किया ना सारा। तो क्या बात आप कर रहे हैं? आप उल्टी बात कर रहे हैं, या तो फिर आप समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। स्टेट्स काम कराकर सेंटर के पास बिल भेजती थी। सेंटर बिल का भुगतान ही नहीं कर रहा था कुछ पिछले 3-4 सालों में। क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज उनको मनरेगा को कमजोर करना था। वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में तो मनरेगा का एक पैसा नहीं गया कुछ सालों से, क्योंकि आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता डिसाइड कर रही है आप पैसा कहां देंगे कहां नहीं देंगे। ये तब हो रहा है जब स्टेट बिल भेज रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि 5 स्टेट्स में से किसके पास पैसा जाएगा, किसके पास कितना काम होगा, तो आप सोचिए स्थिति कितनी बद से बदतर होने वाली है। इसमें किसी भी तरह की क्लीन चिट सेंटर को देने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। वो देश विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है। मैम, बिल पास हो गया, रात को 2 बजे तक इसको पास कर बिल तो 3 काले कानून भी पास हुए थे। नाक रगड़ के और घुटने टेक कर नरेंद्र मोदी को वापस लेने पड़े थे। ये भी लेना पड़ेगा। क्या स्टैंड है? हमारा स्टैंड है, हम हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमने संसद में लड़ाई लड़ी, हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। आप देखिएगा देश के लोग सड़कों पर उतरेंगे लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत बड़े हक को खत्म करने की बात है। इवेंचुअली सरकार को, 1 मिनट रुक जाइए, बोल लेने दीजिए, फिर आप अपने सवाल पूछेगा। इट्स ओनली फेयर ना। आई हर्ड यू हियर मी। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है देश, और इसलिए लड़ेगा क्योंकि आपने 3 काले कानून भी ऐसे ही रात के अंधेरे में पास करवाए थे, हाथ उठवाकर। सारा सदन ऊपर खड़ा था टेबल के, आप कानून पास करा रहे थे। आपने फिर से वही काम किया। सवाल है, जब 3 कानून पास हुए थे तो बड़ा ग्राउंडस्वेल था पंजाब में, हरियाणा में, इस रीजन से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। उसकी तैयारियां बड़े पहले से शुरू हो गई थी, पर इस बारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के अलावा ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पे। मैं आपको बताती हूं क्यों, और थोड़ी सी धृष्टता करूंगी इसमें मैं, और मैं चाहती हूं कि फिर प्रधान जी भी इसमें जरूर ऐड करें। अंतर यह है कि वो किसान भूमि वाले किसान थे, वो थोड़े से बेटर ऑफ थे। यहां पर भूमिहीन किसान जो दिहाड़ी मजदूर है, वो पायदान में सबसे नीचे है। श्रमिक जो दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, उसकी ताकत, उसकी इन्फ्लुएंस सबसे नीचे। इसलिए लड़ाई संगठित तरीके से कांग्रेस पार्टी तो लड़ेगी ही, उनके तौर से लड़ेगी, उनके बिहाफ पर लड़ेगी, सदन में लड़ी और सड़क पर भी लड़ेगी। अभी 1 मिनट पहले ये वाला खत्म हो जाए। केंद्र सरकार पिछले काफी समय ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ बोल रही है कि स्कीम कमजोर। नो, लेट मी करेक्ट यू। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल भटकाने वाली बात है। कांग्रेस ने क्वेश्चन नहीं रेज किया। कांग्रेस के एमपीज ने, खुद सोनिया जी ने, खुद राहुल जी ने इस पर स्टार्ट क्वेश्चंस दिए हैं। कांग्रेस के एमपीज ने लगातार सवाल उठाया है। हर बजट के बाद जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने मनरेगा का फंड दिखाकर कहा है कि ये फंड कम क्यों है। हर बजट में सरकार फंड कम करती है और उसके बाद इनको फंड बढ़ाना पड़ता है। आप पिछले 5 बजट उठाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग मर जाएंगे भूख से। आपको कैसे पता चला कि कांग्रेस ने इस इशू को नहीं उठाया है?
डू यू हैव एनी प्रूफ? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आपने कहा कि आपने सदन में सवाल क्यों नहीं उठाया। मैंने 2 सवाल लगाए हैं, अमर सिंह जी ने लगाए हैं, ये राहुल जी और तमाम हर जो संसद है वो मेरे को लगता है, चाहे विपक्ष का कोई भी संसद है और ना केवल कांग्रेस का, अदर पार्टीज का, हर व्यक्ति ने अपनी चिंता जाहिर इस बिल से आने से पहले कई बार कि मजदूरों की 20 साल हो गए, आप दिहाड़ी बढ़ाओ, दिन बढ़ाओ, लेकिन आया तो ये आया। तो आप ऐसा मत कहें कि पंजाब में इसका विरोध कैसे करेंगे? पंजाब में क्या है? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1,23,000 ਚੋਂ 1,21,000 ਚੋਂ 52,488 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1% ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਤੇ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ 50% ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मैडम कह रहे जियो टैगिंग हो, अब थंबप्रिंट लगेगा। ये थंबप्रिंट है ना जो, इसमें भी लोचा है। क्या है, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 41 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 2,90,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਤਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? KYC ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ KYC ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਮ ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ, ਥੰਬਪ੍ਰਿੰਟ, AI, ਫੋਟੋ, AI ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਥੂ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। लोगों को बेवकूफ फेस करके बनाओगे, दसना चाहते कि हमने तो 125 दिन कर दिए, 500 रुपया दिहाड़ी कर दी, लेकिन असी दसांगे भी पंजाब नूं असी 3000 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम देता। पहला पंजाब भावें 15,000 करोड़ रुपए का काम कर लेंदा, क्योंकि लोगों ने डिमांड करनी सी। ठीक है मैडम ने कि 2 महीने का 12 महीने तो तुसी इस तरह खा गए कि भाई असी दसांगे उदों तुसी थोनों उदों नहीं काम देना, क्योंकि तुसी एग्रीकल्चर या होर काम दोगे। मेरी मर्जी है, मैं जेड़ा काम करना, मेरा अधिकार, मेरी गारंटी 100 दिन का मैं एप्लीकेशन दे के काम मंग सकता 15 दिनों के अंदर अंदर, वो तुसी दे दें। हुण तुसी कर दोगे भी आ 6,000 रुपये। बेसिकली की होना है, जिथे तक प्रधानमंत्री का राज है देश के अंदर, बीजेपी का उत्थे का बजट होएगा, जिवें बिहार नूं पैकेज देता, उत्थे का बजट होएगा 30,000 करोड़ रुपया, पंजाब नूं होगा 3,000 करोड़ रुपया, हिमाचल नूं होगा 500 करोड़ रुपया। किद्दां हिमाचल प्रदेश या पंजाब जिहड़े अज साडे आर्थिक संकट है साडे ते, असीं तां 10% नहीं हिस्सा पाउंदे। मार्च 31 नूं जिहड़ा साडा लेबर वर्क आउंदा है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ 70-30 ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 10% ਪਾਉਣ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ
कि भाई 100 करोड़ रुपया मनरेगा की किट्टी च रखे फिनांस मिनिस्ट्री, सो दैट साडा फंड जिहड़ा लैप्स ना होवे ड्यू टू दैट 10%। हुण तां पौने ही 40% है, समझ लो गया, नहीं समझे, नरेगा सारी बंद है। सो ये जिहड़ी मनोकामना मोदी जी की मनोकामना पूरी हुई है, मनोकामना पूरी करने दे विच बंद कर नहीं सकता। अगर बंद कर देगा तो फिर हालात उन्होंने लगेगा, उन्होंने कहना जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो 125 दिन कर दिए और 500 रुपए दिहाड़ी बना दी। ये तो राज्य सरकारों का क्यों रखा स्पेशल सेशन, क्योंकि मुख्यमंत्री को गल समझ आ गई है, गल भी काम खराब हो जाना सारे का सारा, गलतियां इन्हों दियां भी है। यही पैसा किट्टी च रख दे, रौला पाउन, लड़ाई लड़न, ये नहीं हो कि कल सैशन ना तुसी छुड़ जाओ। राजा जी 33 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ मनरेगा वर्कर ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ। विशाल जी उन्होंने सवाल किया, मैं सड़क पे उतर के इसका विरोध करना ही उन्होंने भी सवाल किया कि भाई क्या करोगे हम किसानों वाले पे, तो अभी भाई 4 दिन हुए बिल पास को। आपको याद होगा किसाना का जो बिल आया सी ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ आपने भी किया था, ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 145 ਦਿਨ ਫਲਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ प्रदर्शन रखे पूरे देश के अंदर। पंजाब कल पूरे जिलों के डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैमोरेंडम दे रहे हैं। इत्थे एक मिनट सुनो, इत्थे बस नहीं, अगर इस कानून दे विच तब्दीली ना लियाई, उन्हां गरीबां दी लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबां दी लड़ाई लड़ी है, मजदूरां दी लड़ाई लड़ी है, जिन्हां नूं आर्थिक उचारे तंग आ उन्हां दी लड़ाई लड़ी। अज तक कांग्रेस पार्टी इसे करके पीछे, असीं अडानी अंबानी दी लड़ाई तो लड़ी नहीं। अगर अडानी और अंबानी की लड़ाई हम लोग लड़ते तो शायद आज सारे हालात ना होंगे। पर राहुल गांधी एक ही गल कहता है, बेशक 10 साल सरकार होर ना आवे, लेकिन इस देश के दब्बे मिद्दे कुचलियां की लड़ाई राहुल गांधी लड़ेगा। और वो मजदूरों की लड़ाई जो मनरेगा कानून श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह लेके आई सी, सो उन्हां दी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरे देश के विच चंगे तरीके नाल सड़कों उतर के, क्योंकि जिन्होंने मैडम लोगों को समझ नहीं आती ना गल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर सड़क पर उतर कर उनको समझाना पड़ता है कि हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं होने देंगे। हाँ जी, कमाल है, इसका पहला काम है ग्राउंड पे उतरना। विशाल जी हो रसीद कर रहे ग्राउंड ते भाजपा दे लीडरां नूं पंजाब दे किसे थां ते वड़न नहीं देंगे, पंजाब दे किसे पिंड दे विच, अगर आज ये पंजाब भाजपा ने कानून वापस ना लिया। हाँ जी, स्पेशल सेशन बुलाया, कोई गल से लगेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? चलो चंगी गल है जो कोई उपराला कर रही है सरकार, पर मैनू लगता है सरकार कली स्पेशल सैशन सद के पंजाब के मुख्य मंत्री आपका पल्ला नहीं चाह सकते। पंजाब के मुख्य मंत्री को एजिटेशन के रूप में भी लड़ाई लड़नी चाहिए केंद्र सरकार के नाल वार्तालाप करके। विधानसभा समर्थन दोगे, कांग्रेस समर्थन? यार कमाल होगी, मनरेगा का स्कीम असी लेके आए, ये तो फिर तुसी कहोगे शब्दावली दी, ये तो विच लुटेरे पै गए उल्टा। इसका कौन लेके आया मनरेगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी लेके आई, 100 दिन का रोध कर दिता, इस देश के गरीब को बचाने का काम किया। मैडम ने दसिया अगर मनरेगा ना होंदी तो कोरोना 1000 लोग चले जाते। देश के आसे मनरेगा, ये लोगों ने जिहड़े लोग कहते सी ना मनरेगा ने, उन्होंने भी कहा कि मनरेगा ने ही देश को बचाया। जिन्होंने लोगों ने स्कीम लेके आई वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, समर्थन नहीं देंगे, ये सवाल पूछने का है ही नहीं है। चौहान आए थे जलंधर में, तो ये बात लोगों ने बताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इसमें गबन बहुत हो रहे थे, इसमें भी प्रावधान नहीं था कि उसको रोका जाए, लोकल लीडरशिप जो थी वो उसमें पैसा कमा रही थी, तो वो कह रहे हैं इस वजह से इसको पूरा चेंज करना पड़ा और उसी लिए इन्होंने ये चेंज की। मैं उस पर जी हाँ,
ये कहा जाता है कि जब मस्टरॉल जो भरे जाते थे तो जिस व्यक्ति के नाम से मस्टरॉल भरा गया है मजदूर वो है, लेकिन उसका पैसा जो कई बार जो उसकी पंचायत का प्रधान है वो खा लेता था या उसके मस्टरॉल पे साइन हो जाते थे मजदूर के। तो इस लिहाज से भी जो टैगिंग की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें जी वो की जाती। मैं इसका जवाब दूंगी। उसको कहने से पहले मैं आपके मुख्यमंत्री की एक असलियत और भी बता दूं। जब 3 काले कानून आए थे तो इस देश की जिस असेंबली ने उसको सबसे पहले पास किया था और फिर पीछे हटे थे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी, ये याद रखिएगा। उस 3 काले कानून को सबसे पहले पारित करने वाले केजरीवाल जी थे दिल्ली में, फिर उनको नाक रगड़ के वापस लेने अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। अगर मैं शिवराज चौहान जी की इस बात को मान भी जाऊं कि कुछ लीकेज थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसको फिक्स करते ना। सारी स्कीम बदलकर हक सारे लेने का क्या मतलब है? अगर आपका बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है, कुछ गलत काम में पड़ गया, तो आप उसको ठीक करिएगा या आप उसको निकाल के घर से बाहर फेंक दीजिएगा? आप उसको ठीक करते। जहां तक आपकी बात है, ये बीजेपी के जुमले हैं। अगर सारा पैसा ही प्रधान रखे ले रहे थे, सरपंच रखे ले रहे थे और लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, तो 14% आय कैसे बढ़ गई? 26% गरीबी कैसे कम हो गई? ऐसा नहीं है, कुछ लीकेज हो सकता है, किसी भी स्कीम में हो सकती है, उसको बेटर करते ना। आपने उसको बेटर करने के बजाय उस स्कीम को ही मटिया मेट कर दिया, सारे राइट्स ही ले लिए। ये कैसे सही ठहराया जा सकता है? और इसका ऐड टू दिस भाई, मनरेगा में लीकेज थी, आपने स्कीम उड़ा दी और अपने हिसाब से बना दी। अडानी की जो कंपनियों में लीकेज है, शेल कंपनियों में लीकेज है, हम रोज रफाल्स का झगड़ा कर रहे हैं, उनमें लीकेज नहीं है, उसको तो कुछ नहीं हाथ लगाया अभी तक। तो मेरे कहने का मतलब ये गरीब मंशा ये है कि देश के गरीब को मार दिया है। आपको क्या सवाल? किस पे? नहीं, नेशनल हेराल्ड केस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्डर दिया है। इस केस में शुरू से कुछ नहीं था। कोर्ट का जो ऑनरेबल राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है वो हमारे स्टैंड को ही विंडिकेट करता है। हम शुरू से कहते थे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये सिर्फ राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर प्रतिशोध की गंदी घिनौनी पॉलिटिकल विच हंट जो नरेंद्र मोदी 12 साल से कर रहे थे उसका अंत हुआ है। 12 साल से एक केस चल रहा था और जब उस केस की चार्जशीट दाखिल हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट कॉग्निजेंस लेने लायक भी नहीं है। और अगर कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर आप पढ़िए तो वो मैलफाइडी भी बता रहा है ईडी के इंटेंट को, इलीगल भी है, प्रेडिकेट ऑफेंस में कोई एफआईआर ही नहीं हुई, तो केस कहां से बन गया? 6 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने केस चलाया, 6 साल ईडी ने चलाया और उसके बाद क्या हुआ? खोदा पहाड़, चुईया भी नहीं निकली। यहां पर तो आपने सिर्फ छवि खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया और वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। हम शुरू से कह रहे थे एजेएल को बचाने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 के अंतर्गत कंपनी बनाई यंग इंडिया, जिसके अंतर्गत एक भी पैसा, नॉट अ सिंगल पेनी, ड्राइवर, पियोन, डिविडेंड कुछ नहीं एक शेयर होल्डर को जाता है। तो एक इतना अद्भुत केस था। और ये कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी, जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ और ईडी ने इसको मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया। मतलब क्या कहा जाए इनकी बुद्धि पर। अब कोर्ट में लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी तब भी मुंह की खाएगी। ईडी ने 6312 केसेस किए हैं, 120 लोगों से ज्यादा को कन्विक्ट नहीं कर पाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।